हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आज हम डिस्कशन करेंगे फ्राइडे न्यूज़पेपर 3 दिसंबर 2021 के न्यूज़पेपर के बारे में। क्या कहता है आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर, एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे दिया गया है ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस है इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मिला है कि अब इंडिया के अंदर भी ओमिक्रॉन जो है वो डिटेक्ट किया गया है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। 2 केसेस हैं भारत के अंदर जो देखने को मिले हैं पॉजिटिवली तरीके से। ये जो ओमिक्रॉन वायरस है या नया जो वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा जिसको WHO के द्वारा क्या किया गया है, वेरिएंट्स ऑफ द कंसर्न की लिस्ट में इसको रखा गया है। ओमिक्रॉन जो वायरस है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या रखा गया है, तो B.1.1.529 इसका साइंटिफिक नेम है, जिसको वेरिएंट ऑफ द कंसर्न की लिस्ट में WHO के द्वारा इसको रखा गया। और इसको सबसे पहले डिटेक्ट कहाँ पे किया गया, तो साउथ अफ्रीका के अंदर इसके काफ़ी सारे केसेस आज की डेट में देखने को मिलेंगे। बहुत तेज़ी से एक्टिवली तरीके से ये फैल रहा है ना? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो डेल्टा वेरिएंट था, उससे भी कई गुना ज़्यादा ये वेरिएंट जो है वो स्पीडली तरीके से ये फैल रहा है ना? जिसमें ये बताया गया है कि पूरी दुनिया के अंदर अभी तक हाल-फिलहाल में जो केसेस हमें देखने को मिले हैं, वो 375 केसेस देखने को मिले हैं, जो ओवरऑल 30 कंट्रीज़ के अंदर ये जो पॉज़िटिव केस हैं, ये यहाँ पे पाए गए हैं। इसके अलावा घाना में सबसे ज़्यादा केस हैं, 183 के बाद साउथ अफ्रीका के बाद घाना है, यूके है, बोत्सवाना है, नीदरलैंड्स है, पोर्चुगल है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, हांगकांग है और अब इंडिया, जहाँ पे अभी तक एक भी केस नहीं था, वहाँ पे भी 2 केस यहाँ पे डिटेक्ट किए गए हैं। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। क्लियर? इसके अलावा बात की जा रही है कि ये जो वेरिएंट है इसका पहले WHO थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ था कि इसका नाम क्या रखना चाहिए, ज़ी नाम रखें या न्यू नाम रखें। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था, है ना? तो इसके बाद में क्या किया गया कि ये दोनों ही नाम ना रखते हुए फिर फाइनली WHO के द्वारा कौन-सा नाम सजेस्ट किया गया, तो इसका नाम ओमिक्रॉन रखा गया। क्लियर? अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 बार मैं बोल चुका हूँ कि वेरिएंट ऑफ द कंसर्न्स की लिस्ट में इसको डाला गया है। तो वेरिएंट्स ऑफ द कंसर्न क्या होता है? तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ट्रांसमिसिबिलिटी वाला जो जिसको हम बोलते हैं सीवियर डिसीज के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत देखने को मिलता है ना? डेथ जो है, मोर्टेलिटी जो रेट है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली तरीके से ये जो वायरस है ये फैलता है लोगों के बीच में। इसीलिए कहा जाता है कि भाई कि भीड़ में आप ना जाएं, क्योंकि भीड़ में सबसे ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है। तो इसको वेरिएंट ऑफ द कंसर्न के लिस्ट के अंदर डाला गया है। काफ़ी तेज़ी से ये ट्रांसमिटेड होता है। इसके अलावा क्या और भी वायरस हैं जिनको वेरिएंट ऑफ द कंसर्न की लिस्ट के अंदर डाला गया है? तो ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल दिया गया है। तो डेल्टा को इससे पहले रखा गया था। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे डेल्टा का जो साइंटिफिक नेम है वो है B.1.617.2, यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम है। फिर उसके बाद में गामा को रखा गया, जिसको नाम दिया गया P.1, इसको नाम दिया गया। इसके अलावा बीटा को इसके अंदर रखा गया, है ना? बीटा जो है इसको भी साइंटिफिक नेम दिया गया WHO के द्वारा, B.1.351 इसको नाम दिया गया है। इसके अलावा अल्फा को भी इस लिस्ट के अंदर रखा गया है। वो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अल्फा को जो साइंटिफिक नाम दिया गया है वो है B.1.7, इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अल्फा जो है ये ब्रिटेन के अंदर डिटेक्ट किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो बीटा जो है इसको साउथ अफ्रीका के अंदर डिटेक्ट किया गया था।
ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर इसको डिटेक्ट किया गया था। गामा वेरिएंट की यदि मैं बात करूं तो इसे ब्राजील के अंदर डिटेक्ट किया गया था। क्लियर। और डेल्टा की बात करें तो इंडिया के अंदर इसको डिटेक्ट किया गया था। ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। ये 2021 के वेरिएंट हैं डेल्टा, और बाकी सारे जो हैं गामा, बीटा, अल्फा, ये तीनों वेरिएंट 2020 के अंदर हमें देखने को मिले थे। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया है। क्लियर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या बोलता है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा इन द अगेंस्ट ऑफ द तमिलनाडु। और ये कौन कर रहा है प्रोटेस्ट, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए क्या हुआ था कि अभी हाल ही में पेरियार जो रिवर है, या ये जो मुल्ला पेरियार डैम जो हम काफी दिन से हमारे पार्ट में हम देख रहे हैं, उस मुल्ला पेरियार जो डैम को लेकर के या उसके मैनेजमेंट राइट को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। अब वो क्या चर्चाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे ये बात की गई है कि 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा या तमिलनाडु के द्वारा जो मुल्ला पेरियार डैम है, इसके गेट को क्या कर दिए गए थे, ओपन कर दिए गए थे, और इसका जो पानी है वो पेरियार रिवर में छोड़ा गया। अब आपको ये जानकारी तो है ही है, हम काफी दिन से पढ़ रहे हैं कि जो मुल्ला पेरियार जो डैम है, मुल्ला पेरियार जो डैम है वो किसकी टेरिटरी के अंदर बना हुआ है, तो मुल्ला पेरियार जो डैम है ये बना हुआ है केरला की टेरिटरी के अंदर। ठीक है। 1895 में इस डैम को बनाया गया था। ये भी काफी बार हम पढ़ चुके हैं। 126 ईयर्स ओल्ड ये डैम है, जिसको लेकर के यहाँ पे केरला ये बोलता है कि भाई कि हमें इस डैम के अलावा एक और डैम को बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी सारा क्रैक जो है वो हमें देखने को मिला है। लेकिन इसके अलावा और भी क्या शिकायतें थी जिसको लेकर के यहाँ पे ये लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। तो देखिए क्या हुआ कि 2-3 दिन पहले केरला के अंदर ये जो डैम है जो बना हुआ है मुल्लेयार और पेरियार रिवर के कॉन्फ्लुएंस में, तमिलनाडु के पास में, इसके सारे जो राइट हैं वो दे दिए गए थे 999 ईयर्स के लिए। ये तो आपको पता है, ये भी सारी चीजें पता है, हम काफी बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो क्या हुआ कि बिना किसी इंफॉर्मेशन के, केरला के लोगों को बताए हुए या केरला की गवर्नमेंट को बताए बगैर, तमिलनाडु के द्वारा इसके गेट को ओपन कर दिए गए या इसके पानी को रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया पेरियार रिवर के अंदर। तो इस चीज को लेकर के ये कंसर्न था कि भाई आपने बिना बताए ये सारे काम कैसे किए, ये चीज नहीं होना चाहिए थी, है ना। तो ये चीज को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा विवाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब पेरियार और मुल्ला पेरियार जो डैम है इसके बारे में हम काफी बार चर्चाएं कर चुके हैं। ये जो पेरियार रिवर है ये भी अब आप लोगों को रट जाना चाहिए। पेरियार रिवर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। लगभग 224 किलोमीटर की ये लंबी ये रिवर है, जो कि केरला की लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है, और इसको लाइफ लाइन भी कहा जाता है केरला के अंदर। इस रिवर के बारे में आप लोगों को याद रखना है। क्लियर। और इसे कब बनाया गया था, तो 1895 ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में इस डैम को बनाया गया था। और इसके जो राइट्स हैं, मैनेजमेंट राइट्स या इसके जो लीजिंग राइट्स जो हैं, इसको 999 ईयर्स के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किसको दे दिया गया था, तो तमिलनाडु को इसके इसके सारे राइट्स दे दिए गए थे। चलिए, उम्मीद करता हूं ये वाला आर्टिकल भी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। क्या कहता है अगला आर्टिकल, उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पता है, हम 2 दिन से इस चीज को देख रहे हैं कि श्रीलंका के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है बेसिल राजपक्षा, ये भारत आए हुए हैं। और इन्होंने काफी चर्चाएं की हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ में। और किन किन बातों को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं हुई हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इंडिया एंड श्रीलंका एग्री टू द 4 pronged अप्रोच द डिस्कस इनिशिएटिव ऑन फूड
देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, ऑन फूड एनर्जी सिक्योरिटी टू हेल्प, है ना, जिसमें मिटिगेट श्रीलंका के अंदर जिसमें जिस तरीके का क्राइसिस जो चल रहा है उस चीज को लेकर के यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड की जाएगी भारत के द्वारा, ऐसा डिसीजन यहाँ पे लिया गया है। 4 पिलर इनिशिएटिव जिसकी बात में यहाँ पे की जा रही है, लाइंस फॉर द क्रेडिट फॉर फूड मेडिसिन एंड फ्यूल परचेसेस ग्रांटेड बाय द इंडिया, है ना, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को लेकर के यहाँ पे डील साइन की गई है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ये स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि विच वन स्टेटमेंट इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये हमें पहचानना है। तो पहला क्या दिया जाएगा भाई, देखिए क्रेडिट दी जा रही है, फाइनेंशियली तरीके से हेल्प किया जाएगा श्रीलंका को, और जिसमें क्या किया गया है कि ये जो पैसा है, ये जो क्रेडिट है, ये किसके लिए दी जाएगी भाई, जो श्रीलंका फ्रूट क्राइसिस से जो में डूबा हुआ है उससे उबरने के लिए क्या दिया जाएगा, ये क्रेडिट दिया जाएगा। इसके बाद में मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी, फ्यूल परचेसेस ग्रांटेड बाय द इंडिया, है ना, जिसके बेसिस पे क्या बात की गई है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया जाएगा। क्लियर, पेमेंट इश्यूज जो आती हैं उस चीज को लेकर के अर्ली क्या किया जाएगा, यहाँ पे उन सारी चीजों को मेंटेन किया जाएगा। और इसके अलावा एक जो इंडिया की एक जो कंपनी है श्रीलंका के अंदर जो वहां पे परस्यूड है ना, जो कि जिसका नाम है ट्रिंको ऑयल फार्म्स, जो कि श्रीलंका के अंदर है, जिससे हम क्या करते हैं, ऑयल निकालते हैं या ऑयल वहां से हम प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट जो है किया जाएगा, उसमें सुधार किए जाएंगे, ये सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। क्लियर, इसके अलावा बेसिल राजपक्षा जी के द्वारा ये कहा गया है कि इससे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन काफी अच्छे होते हुए यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि आपको सभी को पता है कि अभी थोड़े दिन पहले इंडिया और श्रीलंका के बीच के रिलेशन जो थे वो ठीक नहीं थे, क्योंकि आप सभी को पता है क्योंकि चाइना का इंटरफेयर देखने को मिला था, इंटरवेन आपको देखने को मिला था कहाँ पे, श्रीलंका के अंदर, और काफी सारा डेवलपमेंट श्रीलंका के अंदर चाइना के द्वारा किया गया है। खास करके आप लोगों को पता हो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में ईस्टर्न जो कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने के लिए इंडिया के साथ में इस सारे कॉन्ट्रैक्ट को किया गया था, लेकिन एंड मोमेंट पर क्या हुआ कि ये जो ईस्टर्न टर्मिनल जो कंटेनर है, कोस्ट टर्मिनल जो प्रोजेक्ट है, इसको कैंसिल किया गया और इसको किसको दे दिया गया, चाइना को दे दिया गया, है ना। काफी सारे एनर्जी जो प्लांट है वो श्रीलंका के अंदर लगाए गए हैं, काफी सारा इन्वेस्टमेंट चाइना के द्वारा किया गया। इवन हम्बनतोता पोर्ट जो है वो तो 99 ईयर्स के लिए लीज पर ही ले लिया है चाइना के द्वारा श्रीलंका के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अब श्रीलंका और इंडिया के बीच में हालात सुधरते हुए दिखाई देंगे, ऐसा यहाँ पे सारी चर्चाएं की जा रही हैं कि अब ईस्टर्न तो क्या हो गया, चाइना के पास में चले गया है, हम्बनतोता पोर्ट भी किसके पास में है, चाइना के पास में। लेकिन अब श्रीलंका ने वेस्ट कोस्ट जो टर्मिनल है इसको डेवलप करने के लिए इंडिया के साथ में क्या किया है, एमओयू साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, और जिसका काम किसको दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है अडानी ग्रुप को ये सारा काम दिया गया है। इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। इसके अलावा कल के दिन की यदि हम बात करें, सैटरडे, तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं ये श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा के साथ में मीटिंग भी करने वाले हैं। कहाँ पे ये मीटिंग होने वाली है इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये जो मीटिंग है ये यूएई के अंदर, यूएई की कैपिटल अबू धाबी के अंदर यहाँ पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी, जिसको कहा गया है, कौन सी मीटिंग होने वाली है, कौन सी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो इंडियन ओशियन रीजन कॉन्फ्रेंस जो है ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाली है, जिसमें काफी सारी कंट्रीज क्या होंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। तो वहां पे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन को लेकर के भी एस जयशंकर यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो इसके बारे में आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूं ये वाला आर्टिकल भी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया है। चलिए अब आप लोगों के लिए आज का कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस आप लोगों को बताना है
इंडिया और श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच का जो बॉर्डर लाइन है या वाटर स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देनी है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे अगला आर्टिकल क्या बोलता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है किस एक्ट को लेकर के, तो यहाँ पे एक एक्ट को लेकर के चर्चाएं की गई हैं और ये कहा गया है कि जिन लोगों को आपने अरेस्ट कर रखा है और अपनी कस्टडी के अंदर रख रखा है, तो उन केसेस को लेकर के जल्द से जल्द सुनवाई करने की जरूरत होनी चाहिए, इसमें प्रोग्रेस करने की जरूरत है। इसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है ना? क्योंकि यहाँ पे उनके जिनको आप लोगों ने अरेस्ट कर रखा है उनको क्या होता है कि आप काफी लंबे समय तक कस्टडी के अंदर रख रखते हैं, है ना? जिसको लेकर के उनके फंडामेंटल जो राइट हैं उनके उनको थ्रेट पहुंचता है। इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया। अब ये किस एक्ट के अंदर की बात चल रही है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक एक्ट सुनने को मिलेगा जिसको कहा गया है यूएपीए एक्ट, जिसको कहा जाता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके बारे में हम काफी बार चर्चाएं कर चुके हैं और मैंने आपको एक जानकारी भी 2 दिन पहले दी थी कि सबसे ज्यादा जो अरेस्ट आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, यूएपीए एक्ट के तहत। तो उत्तर प्रदेश उसमें आपको फर्स्ट स्टेट देखने को मिला। फिर दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर और तीसरा फिर आपको मैंने बताया था मणिपुर, है ना? आई थिंक मणिपुर ही है, आप लोग इसे मुझे कंफर्म करके बताएंगे। तो ये सारी चीजें जिसके अंदर हम अरेस्ट करते हैं और उनको पुलिस कस्टडीज के अंदर हम रखते हैं, तो उनको लेकर के क्या होना चाहिए, बहुत जल्द से जल्द उनके लिए प्रोसीजर होना चाहिए, उनके जजमेंट को लेकर के, है ना? कि हम उनको इतने लंबे समय तक कस्टडी के अंदर रखते हैं ताकि उनके क्या ना हो, उनके फंडामेंटल को थ्रेट ना पहुंचे, इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा इस आर्टिकल के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है, एक एक्ट है जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है और वो एक्ट है जिसको हम बोलते हैं यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये कब आया था, तो अब ये याद हो जाना चाहिए, अब तो नींद में भी अब आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे सकें। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में इसको लाया गया था। और ये क्या एक्ट है, इसमें क्या चर्चाएं की गई हैं, तो इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को क्या करता है, डिस्टरप्ट करता है, तो उसे उस केस के या उस एक्ट के अंदर उसे क्या किया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इवन यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये तो हुई बात किसी इंडियन ओरिजिन को लेकर के या इंडियन नेशन को लेकर के, लेकिन यदि कोई विदेशी व्यक्ति भी इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो उसे भी क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। इसके अंदर ये प्रावधान भी किया गया है अंडर द यूएपीए, जिसमें कहा गया है इन्वेस्टिंग एजेंसीज कैन फाइल द चार्ज शीट। इसमें कहा गया है कि मैक्सिमम वो 180 डेज के अंदर अपनी चार्ज शीट को क्या करेगा, फाइल करेगा। मतलब काफी लंबा समय इसमें दिया जाता है यूएपीए एक्ट के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें अमेंडमेंट कब किया गया, तो 2004 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें कहा गया कि इसमें एक वर्ड को जोड़ा गया और उसमें यह लिखा गया कि इसके अंदर टेररिस्ट एक्ट को भी शामिल किया जाएगा। मतलब अभी तक ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं थी, लेकिन अब टेररिस्ट एक्ट को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया। लिस्ट ऑफ द ऑफेंसेस टू द बैन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द टेररिस्ट एक्टिविटीज, ये कहा गया। इसके बाद में क्या कहा गया, 2019 में फिर से इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया और इसमें यह कहा गया कि अभी तक तो टेररिस्ट एक्ट को इसके अंदर शामिल किया गया, लेकिन यूएपीए एक्ट के अंदर यह भी अथॉरिटी दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति टेररिस्ट है या नहीं उसको डेजिग्नेट भी ये एक्ट के अंदर किया जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। ठीक है,
2019 Amendment Bill UAPA Act to designate individual as a terrorist on certain grounds provided in the Act 2019। इसके अंदर ये सारी जानकारी रखी गई है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज भी अच्छे तरीके से इसके अंदर समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। क्या कहता है यहाँ पे हमारा अगला पार्ट, जिसमें ये कहा गया है भाई स्टॉप NATO एक्सपेंशन रशिया टेल्स अस, जिसमें अस बोल रहा हूं सॉरी, यूएस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। देखिए यहाँ पे एक मीटिंग के तहत यहाँ पे ये दो लोग आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और क्या है, रशियन फॉरेन मिनिस्टर्स जिनके बारे में यहाँ पे बात की गई है ना, सर्जी लेवरोव जो है वो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के साथ में, इनके साथ में ये मुलाकात हुई है। ठीक है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज गारंटीज को लेकर के यहाँ पे बात की गई है, और रशिया के द्वारा ये कहा गया यूएस को कि भाई नाटो के एक्सपेंशन को आपको रोकने की जरूरत है। और ये चीजें ऐसा क्यों कहा गया है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए कुछ दिनों से एक डिस्प्यूट, एक बॉर्डर डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा, और वो डिस्प्यूट किसके बीच में है, तो रशिया एंड यूक्रेन के बीच में आपको एक बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। वो भी कौन से वाले रीजन के अंदर, तो आपको डॉनबास वाला जो रीजन है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये कौन सी दो सिटीज को मिलकर बना है, तो लुहांस्क, लुहांस्क सिटी एंड डोनेट्स सिटी को मिल करके ये जो पार्ट है आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, मतलब यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट और रशिया के वेस्टर्न पार्ट में आपको ये वाले रीजन में, ये दो सिटीज वाले रीजन में आपको ये बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई यूक्रेन ने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो दो ग्रुप के अंदर सबमिट करके रखे हुए हैं, और कहा है कि जल्द से जल्द हमें इनका मेंबर बना लीजिए। मतलब यूक्रेन के द्वारा ये कहा जा रहा है, और नेटो के अंदर भी अब ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि हमें यूक्रेन को क्या दे देनी चाहिए, अथॉरिटी दे देनी चाहिए। अब इसी चीज को लेकर के रशिया के द्वारा ये कहा गया है कि आपको नाटो के एक्सपेंशन को क्या करना होगा, रोकना होगा। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के बात की गई है। अब ये ईयू और नाटो क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रशिया के द्वारा ये सारी चीजों को कहा गया है। अब ये बॉर्डर डिस्प्यूट आज से नहीं, काफी पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट है बिटवीन किसके, इंडिया सॉरी रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो मैं आपको वो भी चीज बता देता हूं, है ना। देखिए आप लोगों को याद आ रहा होगा 2014 का मामला, जिसमें रशिया ने एनेक्स कर लिया था यूक्रेन के एक हिस्से को लेकर के, जिसको कहा गया है कौन सा हिस्सा, जिसको हम बोलते हैं क्रीमिया प्लेट्यू या क्रीमिया पेनिनसुला का, को लेकर के यहाँ पे बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तो क्रीमिया पेनिनसुला को इन्होंने क्या कर लिया, एनेक्स कर लिया। देखिए यूक्रेन का ये एक पार्ट था, टेरिटरी रीजन था क्रीमिया पेनिनसुला, जो कि ब्लैक सी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रीमिया पेनिनसुला कौन से सी का हिस्सा है, तो ब्लैक सी का हिस्सा है। अब क्या हुआ कि 2014 में रशिया के द्वारा इसको एनेक्स कर लिया गया, मतलब एक रेफरेंडम कराया गया था 16 ऑन मार्च 2014, और वहां पे जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो रशियन पॉपुलेशन है, ये चीजें बताई जाती हैं, है ना। रशिया को ये लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो रेफरेंडम में सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई वो हुई किसके पक्ष में, रशिया के पक्ष में। ऐसा कहा जाता है कि 97% जो वोटिंग हुई है वो रशिया के फेवर में हुई, और 18 ऑफ मार्च को 2014 में इसको एनेक्स कर लिया गया, या इसके ऊपर कब्जा कर लिया गया, या यहाँ पे रशियन एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, लागू कर दिया गया, और यूक्रेन इस चीज को लेकर के कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा माना जाता है, देखिए यहाँ पे एक डील के बारे में भी चर्चाएं की गई है, जिसको मिन्स्क डील कहा जाता है। तो जैसे ही ये अनेक्स किया, तो रशिया और यूक्रेन का जो
डिस्प्यूट था वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, वॉयलेटली तरीके से यहाँ पे हमें एक साल देखने को मिला। 2014 से लेकर के 2015 तक एक साल काफी आपको बॉर्डर वाले रीजन में डिस्प्यूट या लड़ाई आपको देखने को मिली। लड़ाई मतलब इन द सेंस कि दो ग्रुप आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हो, जिसमें काफी सारी जानें यहां पे गई इस एक साल के गैप में। क्लियर। अब इसी चीज को खत्म सॉरी, इसी चीज को खत्म करने के लिए इसको साइन किया गया 2015 में। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो पीस डील साइन की गई थी वो कब की गई थी, तो 2015 में, जिसको कहा जाता है मिन्स्क पीस डील। इसको पूरे नाम से हम जानते हैं, मिन्स्क पीस डील के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और ये डील कहां पे हुई थी, तो मिन्स्क में हुई थी। मिन्स्क कैपिटल है आज की डेट में किसका, बेलारस का। और बेलारस भी बहुत चर्चा में है, ये लोग आप लोगों को पता ही है। जल्दी से आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि जो माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा वो बेलारूस और किस कंट्री के बीच में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ईयू आपको फिर चर्चा में देखने को मिलेगा, क्योंकि ईयू के द्वारा बार बार समझाया जा रहा है बेलारूस को। तो ये जानकारी आप लोगों को देनी है। तो 2015 में इस पीस डील को साइन किया गया रशिया और यूक्रेन के बीच में। लेकिन अब ये पीस डील वापस से आपको कैसी देखने को मिलेगी, वापस से इसके ऊपर रिव्यू करने को लेकर के यहाँ पे एंटनी ब्लिंकन के द्वारा कहा गया है कि आप दोनों को मिलकर के अपनी इस मिन्स्क पीस डील को लेकर के रिव्यू करना चाहिए, है ना। वापस से अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को क्या करना चाहिए, मेंटेन करने की जरूरत है। इस तरीके का अग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए आप लोग को, ये सारी चीजें कही गई। इवन रशिया के फॉरेन जो मिनिस्टर हैं इनके द्वारा ये कहा गया कि आप किसी भी तरीके से यूक्रेन को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे। मतलब यही चीज को यहाँ पे वापस से मेंशन किया गया है। स्टॉप द नाटो एक्सपेंशन को लेकर के यहाँ पे रशिया के द्वारा कहा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसके बाद में मैं आपको और चीजें बता देता हूं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोगों को सारी चीजें अच्छे तरीके से ये क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। क्या कहता है अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूं। क्लियर। आप लोगों को आंसर करना है कि वो कौन सी कंट्री है जहां से माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ईयू के बारे में बता देता हूं पहले मैं आप लोगों को। ईयू क्या है, तो यूरोपियन यूनियन है। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। 1958 में इस ग्रुप को बनाया गया था। आज की डेट में 27 मेंबर्स कंट्री आती हैं। कौन सी कंट्री है जो इससे एग्जिट हुई है, इसके बारे में भी आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, है ना। इसका हेडक्वार्टर यदि हम बात करें तो ब्रुसेल्स के अंदर आता है। ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है, तो बेल्जियम की कैपिटल है। ये आप लोगों को इसके अंदर फोकस करना है। क्लियर। ये क्वेश्चन आ जाते हैं वनडे एग्जामिनेशन के अंदर। आगे बात कर लेते हैं। इसमें दो तरीके की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। एक होते हैं कमीशन प्रेसिडेंट, है ना, यूरोपियन यूनियन कमीशन प्रेसिडेंट, और एक होते हैं काउंसिल प्रेसिडेंट। तो दोनों के नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, है ना। काउंसिल प्रेसिडेंट और कमीशन प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो कमीशन प्रेसिडेंट है उरुसुला उरुसुला वॉन डेर लैन, और काउंसिल प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स माइकल। चार्ल्स माइकल ये कौन है राइट नाउ, ये काउंसिल प्रेसिडेंट हैं। तो ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर याद रखनी है। बात करें नाटो की, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको बनाया गया था कब, 1949 में इसको बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि रशिया और यूएस के बीच में जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तब इस तरीके का ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू 1949 में इस तरीके का एक मिलिट्री ग्रुप बनाया गया था, मिलिट्री अलायंस बनाया गया था। क्वेश्चन आ सकता है नाटो किस टाइप का ग्रुप है, तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, मिलिट्री अलायंस ग्रुप है
है ना, मिलिट्री अलायंस ये ग्रुप है जिसके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो अगेन ब्रुसेल्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर है ना, और ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। नाटो की यदि मेंबर कंट्री की बात करें तो 30 देश इसके अंदर आते हैं, ईयू के अंदर 27 आते हैं। इसकी लास्ट मेंबर कंट्री जो 2020 में इसमें शामिल हुई है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, नॉर्थ मैसेडोनिया, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। नॉर्थ मैसेडोनिया इसकी लास्ट मेंबर कंट्री है। और इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करूं तो इसके राइट नाउ सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्टोल्टेनबर्ग राइट नाउ इसके क्या हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको इसके अंदर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या बोलता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अब हम आते हैं हमारे आने वाले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट यहाँ पे क्या बोलता है, तो यहाँ पे बात की गई है बारबाडोस के बारे में। देखिए क्या हुआ है, बारबाडोस एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुकी है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। बारबाडोस में क्या हुआ है कि रिपब्लिक जो है ये कंट्री बन चुकी है, मेकिंग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बारबाडोस। ये तो आजाद तो काफी पहले हो चुकी है, 400 साल का जो ब्रिटिश रूल जो था यहाँ पे खत्म हो गया है ना, लेकिन ये 55 साल पहले ही आजाद हो चुकी है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि साहब 400 साल तक रूल रहा है और 55 साल पहले आजाद हो चुकी है, और कल आप बोल रहे हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुकी है। तो पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये 55 साल पहले आजाद तो हो चुकी है, इंडिपेंडेंट तो हो चुकी है, लेकिन ये पहले जब आजाद हुई तब ये कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से मोनार्की कंट्री रही 55 इयर्स एगो, है ना। तब से लेकर के ये अभी तक ये कैसी कंट्री रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की कंट्री रही है। मतलब आजाद तो हो चुकी है ना, यहां पे ब्रिटिश रूल खत्म तो हो गया है, लेकिन यहां पे मोनार्की रूल अभी भी चल रहा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से बारबाडोस के अंदर प्राइम मिनिस्टर तो अपॉइंट हो चुके हैं, वहां पे डेमोक्रेसी आ चुकी है, लेकिन वहां पे मोनार्की रूल अभी भी चल रहा है। मतलब अब क्या है कि एलिजाबेथ सेकंड जो है, ब्रिटेन की जो रानी है, ये इनका जो प्रतिनिधि है या इनका जो मेंबर है वो आज भी इस कंट्री के अंदर क्या करेगा, बैठेगा, जिसको हम कहते हैं गवर्नर जनरल। आप लोगों को याद आ रहा हो इंडिया के अंदर भी इसी तरीके से क्या था, रूल था, है ना। फिर फाइनली 1947 में ये खत्म हुआ और उसके एक साल तक और यहाँ पे गवर्नर जनरल रहे। फिर उसके बाद फाइनली जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो हम रिपब्लिक हो गए फुली तरीके से, और हमारी कंट्री कैसी कंट्री हो गई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री मानी गई। लेकिन यहाँ पे क्या रहा कि 55 साल जो पहले ये आजाद तो हो गई, इंडिपेंडेंट तो हो गई, है ना, क्योंकि यहाँ पे पीएम का कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या है, रूल है या मोनार्की रूल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता था। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है कि वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। मतलब अब पूरे तरीके से यहाँ पे मोनार्की रूल खत्म, और ये अब एक कैसी कंट्री बन गई है, न्यूएस्ट रिपब्लिक कंट्री बन चुकी है। बारबाडोस बिकम द न्यूएस्ट रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि अब यहाँ पे गवर्नर जनरल का भी जो पोस्ट था वो भी यहाँ पे अब क्या हो गया है, खत्म हो गया है। और यहाँ पे अब कौन बन चुका है रिपब्लिकली तरीके से, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिए गए हैं। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी रखनी है। तो जो बारबाडोस है ये कैरिबियन कंट्रीज है, ठीक है। आप लोग मैप में इसको देखना कहां पर ये सिचुएटेड है, और ये एक कॉमनवेल्थ कंट्री है बारबाडोस, है ना। कॉमनवेल्थ कंट्रीज कितनी है पूरी दुनिया के अंदर, तो 54 कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, ठीक है। बारबाडोस कैसी कंट्री है, तो साउथ ईस्टर्न कैरिबियन कंट्री है, क्लियर। इसके यदि नेबर कंट्रीज की बात करें तो सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और वेस्ट
में आप देखेंगे तो इसके बाद में त्रिनिदाद एंड टोबैगो इस तरीके से आपको कंट्री देखने को यहाँ पे मिलेगी। क्लियर? ये इंडिपेंडेंट कब हुई है तो उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। ये इंडिपेंडेंट कंट्री बनी है 30 नवंबर 1966 में। ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुकी थी, ठीक है। और फाइनली अभी ये क्या हो चुकी है, ये रिपब्लिक कंट्री बन चुकी है। इसके अलावा यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं वो कौन की गई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो प्रेसिडेंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, तो सैंड्रा सैंड्रा प्रोनेला मैसॉन, ये यहाँ की प्रेसिडेंट है। क्लियर? आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और करेंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है यहाँ पे, तो एमोर जो है, मिया एमोर मोटले, ठीक है। दोनों ही विमेन है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो मिया एमोर मोटले यहाँ के करेंटली क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं ये मैंने आपको बता दिया है। और अब बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में। तो कॉमनवेल्थ नेशन क्या है, तो कॉमनवेल्थ नेशन ऐसी कंट्री जिन पर कभी ना कभी किसने रूल किया हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल रहा हो या ब्रिटिश रूल किया गया हो, ऐसी कंट्रीज को हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो बिल्कुल है, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के नाम से इसको जाना जाता है। कब बनाया गया, तो 1949 में इस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो लंदन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है ना। किसकी कैपिटल है, तो इंग्लैंड की कैपिटल के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और राइट नाउ 54 कंट्रीज इसके अंदर आज की डेट में आती हैं। क्लियर? इसकी लास्ट मेंबर कंट्री की बात करें, जो कॉमनवेल्थ कंट्री बनी है वो कौन सी कंट्री बनी है, तो रवांडा इसकी लास्ट कॉमनवेल्थ कंट्री बनी है। और कब बनी है, तो 2009 के अंदर इसकी लास्ट मेंबर कंट्री बनी है। क्लियर? अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वो कंट्री है जो कॉमनवेल्थ कंट्री में शामिल हुई है, ठीक है। इस पर कभी भी किसी तरीके से ब्रिटिश रूल नहीं रहा है। ये ऑटोमेटिकली उसके डॉक्यूमेंट को साइन करके ये कॉमनवेल्थ नेशन बनी है। क्लियर? तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और कंट्री है जो कि कॉमनवेल्थ कंट्री है लेकिन उस पर कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल नहीं रहा है। उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना है। एक नाम तो मैंने बता ही दिया है, रवांडा 2009 में इसने ज्वाइन किया है कॉमनवेल्थ नेशन को, जबकि इस पर कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल नहीं रहा है। ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। अगला आर्टिकल क्या बोलता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, एक डे जो है इसको याद किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस डे को बोला जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी डे के रूप में इसको जाना जाता है ना। आज के दिन 2-3 दिसंबर की रात में मिडनाइट में एक जो गैस है जो लीक हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल के अंदर, ये एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी। और ये जो फैक्ट्री थी या अमेरिका के वॉरेन एंडरसन जो कि ऑनर इनकी फैक्ट्री थी, जिसको हम बोलते थे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जो कि भोपाल के अंदर इसको लगाई गई थी। और ये एक पेस्टिसाइड कंपनी थी जिसको एस्टैब्लिश किया गया था, है ना। केमिकल यहाँ पे पेस्टिसाइड जो है इसको बनाए जाते थे। और क्या हुआ कि इसके अंदर 2-3 दिसंबर 1984 ये वो दिन है जिस दिन ये जो गैस ट्रेजेडी हमें देखने को मिली। काफी बड़ा ये इंसिडेंट था जिसमें काफी हजारों लोगों की जानें गई और काफी लाख जो लोग थे वो घायल हुए इसके अंदर। इस ट्रेजेडी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि इसके अंदर जो गैस लीक हुई थी उस गैस को कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस।
ठीक है, तो ये आप लोगों को इसमें थोड़ा बहुत याद रखना है कि वो कौन सी गैस ट्रेजेडी थी जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती है, गैस ट्रेजेडी। तो वो आपको याद रखना है 3 दिसंबर 1984। क्लियर। और इसको याद किया जाता है 37 इयर्स एगो ये ट्रेजेडी थी जिसको हुआ था ये भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर 1984 के अंदर। ठीक है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। और कौन सी गैस लीक हुई थी, क्योंकि इसमें ऐसा कहा गया था कि ये जो फैक्ट्री है इसके कंटेनर जिसमें ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसके अंदर पानी मिक्स हो गया था। और ऐसा कहा जाता है कि यदि इस गैस के अंदर ये वाटर यदि मिक्स हो जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो जाती है। और बहुत ही बड़े लेवल पे ये जो लीक था ये देखने को मिला। ऐसा कहा जाता है कि ये जो गैस ट्रेजेडी है इसमें लगभग कुछ 15,500 के आसपास डेथ हमें देखने को मिली, जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से क्या कहा गया कि इसमें सिर्फ 3,000 डेथ या मौतें हमें देखने को मिली। जबकि एक्चुअल डेटा न्यूज रिपोर्टरों के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि लगभग इसमें 15,000 जाने गई और लगभग 5 लाख के आसपास जो लोग थे वो इसमें घायल हुए, है ना। तो इसमें यहाँ पे ये जानकारी दी गई है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। और गैस कौन सी थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ये इसके अंदर आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल वाले पार्ट की तरफ। आज के पार्ट में एक आर्टिकल जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, तो उसके बारे में हम चर्चाएं कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे वो आर्टिकल है ये वाला। इसमें कहा गया है कि ऑथर ने ये लिखा है कि जिस तरीके से भारत में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वर्गीस कुरियन, जिन्होंने भारत के अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर के आए, उस रेवोल्यूशन के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है वर्गीस कुरियन को लेकर के कि किस तरीके से इन्होंने भारत में इस रेवोल्यूशन को लेकर के आए। तो उसी तरीके का रेवोल्यूशन या भारत में जिस तरीके से ये जो काम हमें देखने को मिलता है उसमें कहीं ना कहीं हमें ग्रीन रेवोल्यूशन को भी हमें क्या करने की जरूरत है, रिफ्रेश करने की जरूरत है, जिस तरीके से भारत में आपको व्हाइट रेवोल्यूशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पे वर्गीस कुरियन जी के बारे में पूरा जिक्र किया गया है क्योंकि हमने अभी हाल ही में 26 नवंबर को उन्हें याद किया, उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। इस दिन हम एक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं जिसको कहा जाता है नेशनल मिल्क डे के रूप में, क्योंकि फादर ऑफ जो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है उनको लेकर के आने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था वर्गीस कुरियन। और इन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे इस रेवोल्यूशन को अंजाम दिया। इस रेवोल्यूशन को हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। इसे यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, मिल्क में क्रांति को लेकर के आने वाले या दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्गीस कुरियन के द्वारा इस रेवोल्यूशन को कहा गया। इसको कहा जाता है कि फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद सबसे बड़ी रेवोल्यूशन मिल्क के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इनके द्वारा लगभग कुछ 30 इंस्टीट्यूट जो है भारत के अंदर इनको एस्टैब्लिश किया गया, इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया गया, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। इनके द्वारा अमूल जो कंपनी है इसको एस्टैब्लिश किया गया गुजरात के अंदर, जिसको हम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के हम नाम से जानते हैं। और ये आज की डेट में बहुत बड़ी क्या है कंपनी है जो कि कई बड़े बड़े जो प्रोडक्ट हैं उनको क्या कर रही है, ये कॉम्पीट कर रही है ना। इंडिया इनके रेवोल्यूशन के बाद में, रेवोल्यूशन कब आई व्हाइट रेवोल्यूशन, तो 1970 के अंदर व्हाइट रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलती है। और भारत इस रेवोल्यूशन के बाद में 1998 में सबसे बड़ा मिल्क के मामले में क्या बन गया, प्रोड्यूसर कंट्री बन गया। हमने यूएस को भी क्या कर दिया, पीछे कर दिया। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। उसके बाद में हम आज की डेट में भी वर्ल्ड के सबसे बड़े क्या हैं,
मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री के अंदर आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करने वाली यदि कोई कंट्री है, प्रोड्यूसर कंट्री है, तो वो इंडिया है। हम 2016-17 से आज की डेट में क्या है, आगे हैं, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। दुनिया में जितना मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन यदि कोई करता है तो वो इंडिया करता है। इंडिया पूरे दुनिया का लगभग 22% जो मिल्क का प्रोडक्शन है अकेला करता है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। मिल्क जो रेवोल्यूशन है भारत के अंदर, वो 3 स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। पहली स्टेज 1970 से 1980 के बीच में हुई। दूसरी स्टेज जो मिल्क के अंदर रेवोल्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी वो 1981 से 85 के बीच में दूसरी रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगी, दूसरा चरण आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा फेज जो हुआ था वो 1985 से 1996 के अंदर तीसरा फेज आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जाता है तीसरे फेज के अंदर लगभग मिल्क का जो आउटलेट्स थे इनको 18 से बढ़ा करके 136 आउटलेट्स के अंदर इसको बढ़ाया। इसके अलावा आज की डेट में 42,50,000 के आसपास में मिल्क प्रोड्यूसर हैं अक्रॉस दी 43 विलेजेस। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। तो काफी बड़ा रेवोल्यूशन यहाँ पे हमें मिल्क के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके अलावा और क्या कहा गया है कि जो वर्गीस कुरियन हैं इनको इनके अचीवमेंट के लिए काफी बार इनको नवाजा गया है ना। 1963 में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड के नाम से जो जाना जाता है, जिसको एशियाज नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड से 1963 में इनको अवार्ड ये दिया गया। इसके बाद में बात करें 1986 में इनको कृषि रत्न दिया गया, है ना। कृषि की फील्ड में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है जिसको कहा जाता है कृषि रत्न, है ना। जो भी चीजें हैं मैं बता रहा हूं इन्हें नोट करते चलना भाई। यदि आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज इसे सुनने और अच्छे तरीके से अपने की नोट्स को क्या करें, प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें इनको 1989 में 1989 में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया गया, है ना। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है अवार्ड के बारे में इनके। इसके अलावा हम बात करें भारत में तो पद्म अवार्ड, जिसको हम सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, तो सबसे पहले 1965 में इनको पद्मश्री दिया गया था, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, पद्मश्री दिया गया। उसके बाद में बात करें 1966 में अगले ही साल इनको क्या दिया गया, पद्म भूषण से नवाजा गया। और 1999 में इनके इतने कंट्रीब्यूशन को देखते हुए भारत सरकार ने इनको विभूषण भी दिया। मतलब सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में यदि जो देखा जाए कैटेगरी तो वो पद्म विभूषण होता है, उसके बाद में पद्म भूषण आता है, देन फिर पद्मश्री। मतलब तीनों ही कैटेगरी, तीनों ही सम्मान इनको दिए गए वर्गीस कुरियन को। इसके अलावा 1989 में वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया, 1986 में इनको कृषि रत्न अवार्ड दिया गया और 1963 में रमन मैग्सेसे अवार्ड जो कि फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये कंट्रीब्यूशन रहा है वर्गीस कुरियन का। तो यहाँ पे ऑथर के द्वारा यही चीज को बताया गया है कि भाई कि जिस तरीके से व्हाइट रेवोल्यूशन या मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर के जिस तरीके से भारत में काम किया गया, उसी तरीके से कहीं ना कहीं हमें ग्रीन फेस को भी हमें रिफ्रेश करने की जरूरत है। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन को वापस से रिफ्रेश करने को लेकर के यहाँ पे बात की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, एग्रीकल्चर वाली फील्ड में या कृषि के क्षेत्र में भी हम काफी क्या कर सकें, इम्प्रोवाइज कर सकें। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी ऑथर के द्वारा दी गई है। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे मैं जानकारी दे देता हूँ। क्या एग्रीकल्चर की फील्ड में भी इस तरीके की रेवोल्यूशन आई है? तो बिल्कुल आई है। उसे हम बोलते हैं
ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो इसे भी आप समझ लीजिए। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये आई थी रेवोल्यूशन 1960। देखिए दुनिया में पहली बार यदि ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो 1960 के अंदर ये रेवोल्यूशन है, वर्ल्ड की पहली और सबसे बड़ी रेवोल्यूशन मानी जाती है फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने को लेकर के, है ना। तो 1960 में इसकी शुरुआत फिलीपींस से ही की गई थी। फिलीपींस कंट्री या फिलीपींस कंट्री से इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। और इसके जो फादर हैं, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने इस रेवोल्यूशन की शुरुआत की दुनिया के अंदर, उनका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। ध्यान रखना, नॉर्मन ई बोरलॉग के नाम से उन्हें जाना जाता है। ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर फोकस करनी है। क्लियर। लेकिन यदि पूछा जाए भारत में भी क्या ग्रीन रेवोल्यूशन आई है, तो बिल्कुल आई है, लेकिन भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन 6 साल बाद आई है। 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आए। भारत में इसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है, तो पंजाब। देखिए वर्ल्ड में फिलीपींस और इंडिया के अंदर इसकी शुरुआत पहली बार कहां से की गई, तो पंजाब से की गई। और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है इन इंडिया। ठीक है, ये रेवोल्यूशन जो है इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में भारत में आई थी। इसके दो चरण रहे हैं रेवोल्यूशन के। एक तो 1966-67 में इसका फर्स्ट फेज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें किसानों के लिए भारत में हमने काफी सारे काम किए हैं इरिगेशन को लेकर के। काफी सारे डैम को, स्ट्रक्चर को हमने बिल्ड किया है ना। इसके अंदर क्योंकि एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन प्रॉपरली हो, है ना, मॉडर्नाइजेशन जो आपकी खेती हो, इस चीज के बारे में आपको यहाँ पे नए नए सीड्स होने चाहिए। यही इस रेवोल्यूशन में लाया गया। इसके अलावा इसका जो सेकंड फेज आपको देखने को मिलेगा, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा, 1998 के टाइम पीरियड में, जब हमने किसानों के लिए एक नई तरीके की सौगात लेकर के आए, जिसमें हम कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड पॉलिसी लेकर के आए, है ना। सबसे जबरदस्त ये पॉलिसीज थी जो कि किसानों को दी गई भारत सरकार के द्वारा। तो इसको सेकंड फेज कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का भारत में। ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने कौन कौन सी क्रॉप्स को पहली प्रायोरिटी पे रखा, तो देखिए ऐसा नहीं है कि सारे फूड ग्रेन्स को लेकर के ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने प्रायोरिटीज मतलब सारी फसलों को दी। तो हमने एक एक करके सारी प्रायोरिटीज इनको देते गए। सबसे ज्यादा भारत में पहले फूड ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर फूड ग्रेन्स में यदि हमने किसी चीज में हमने रेवोल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट की, तो वो थी व्हीट। उसके बाद में दूसरा जिसमें हमने सबसे ज्यादा फोकस किया वो था राइस। और इसके बाद फिर हमने पल्सेस के प्रोडक्शन को भारत में बढ़ाया। फिर हम गए हॉर्टिकल्चर की तरफ। तो ये सारा इसी रेवोल्यूशन के अंदर आता है। तो ऑथर के द्वारा यही चीज लिखी गई कि कहीं ना कहीं हमें ग्रीन रेवोल्यूशन को भी बहुत अच्छे तरीके से फोकस करने की जरूरत है, ताकि भारत में किसानों की तरफ भी इन सारी चीजों को फोकस किया जा सके, है ना। क्योंकि हम शुरू से ही ये चीजें कहते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो हमें कृषि के सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हमें सबसे ज्यादा इस चीज को फोकस करने की जरूरत है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो आज के सेशन में इतना ही, है ना। आज का पेपर जो है एनालिसिस हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम नए नेक्स्ट न्यूज़पेपर में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से सारे आर्टिकल्स यहाँ पे क्लियर हुए हैं। जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।